India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बहुचर्चित मामलों की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिनकी सुनवाई हुई, विस्तार से वो आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और कहा है कि विकास कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में बड़ी संख्या में लकड़ियां बहती हुई देखी गई हैं, जो बड़े पैमाने पर अवैध वृक्ष कटाई की ओर इशारा करती हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और आवश्यक कदम उठाएं। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि विकास कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेगी। मेहता ने कहा है कि मानव गतिविधियों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और अब प्रकृति अपना असंतुलन दिखा रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने पर्यावरणविद अनामिका राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत तब तक मान्य नहीं है जब तक कि प्रथम दृष्टया ये सिद्ध न हो जाए कि अधिनियम के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। अदालत ने कहा, जहां प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं। वहां न्यायालय को धारा 438 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार की और प्रतिवादी नंबर 1 को अग्रिम जमानत देने वाला बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। प्रतिवादी ने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था। यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया मामला SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के तत्वों के आधार पर बनता है, जस्टिस अंजारिया द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को लोहे की छड़ से पीटा और घर जलाने की धमकी दी। अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता की मां और चाची के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। उन्हें भी उसी जातिवादी गाली से संबोधित किया गया। शिकायतकर्ता को जातिवादी और अपमानजनक तरीके से इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव में प्रतिवादी अभियुक्तों की इच्छा के अनुसार विशेष उम्मीदवार बाहुबली आरोपी संख्या 8 के पक्ष में वोट नहीं दिया था। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, यह निष्कर्ष निकालते समय न्यायालयों को लघु परीक्षण आयोजित करके साक्ष्य के दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय ने कहा, अपराध के घटित होने के बारे में प्रथम दृष्टया मामला न बनना एक ऐसी स्थिति मानी जाती है जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया ही या प्राथमिकी में दिए गए कथनों को पढ़कर ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इस संबंध में FIR की विषय वस्तु और आरोप निर्णायक होगा। इसके अलावा प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय को साक्ष्य के दायरे में जाने या अन्य सामग्रियों पर विचार करने की अनुमति नहीं होगी। न ही न्यायालय लघु परीक्षण आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। फिर अपील स्वीकार कर ली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सड़क दुर्घटना में स्थायी रूप से दिव्यांग हुए एक नाबालिग को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग की आय का निर्धारण करने के लिए उसे गैर कमाऊ व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसके बजाय कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाबालिग की आय उस राज्य में अधिसूचित कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के बराबर मानी जानी चाहिए जहां वाद का कारण उत्पन्न हुआ था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में दावेदार मृतक की आय ठीक से स्थापित नहीं की गई है, वहां बीमा कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह उस राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की अनुसूचित प्रस्तुति करे जहां वाद का कारण उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने आदेश की कॉपी सभी हाईकोर्ट को भेजने को कहा, जो बदले में अपने अपने राज्य के संबंधित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को एक एक कॉपी भेजेंगे। इस निर्णय से उन मामलों में मुआवजे की गणना में मदद मिलेगी जहां नाबालिग या मृतक की आय ठीक से स्थापित नहीं की जा सकती। कोर्ट के निर्देश से यह सुनिश्चित होगा कि बीमा कंपनियां न्यूनतम मजदूरी की अनुसूचित प्रस्तुत करें और मुआवजे की गणना में पारदर्शिता बढ़ती जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। एसएससी ने हाल ही में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 2025 आयोजित की थी, जिसमें कई उम्मीदवारों ने परीक्षा में अनियमितताओं और समस्याओं की शिकायत की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एसएससी ने एडुकेटी को परीक्षा आयोजित करने का ठेका दिया था, जिसके खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। याचिका के अनुसार एसएससी विभिन्न मंत्रालयों में कई राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। इस उद्देश्य के लिए उसने पिछले कई वर्षों से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को टेंडर जारी किया था, जो परीक्षाओं को सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित कर रहा था। परीक्षा में समस्याएं हैं अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, खराबी वाले सिस्टम, अनुसूचित पर्यवेक्षण, प्रश्न पत्रों में विसंगतियां आदि। एसएससी ने परीक्षा में समस्याओं को स्वीकार किया है और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है। अब उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें परीक्षा को सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूर्व मंत्री हरीश राव को अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तक उनकी याचिकाओं पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कालेश्वरम परियोजना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राव और हरीश राव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद तेलंगाना सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई जांच स्वतंत्र रूप से की जाएगी और इसमें न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना होगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक राव और हरीश राव के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को होगी, जिसमें न्यायालय इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार ने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए था, जब तक कि इसे विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा है कि वे रिपोर्ट की सारांश को अपनी वेबसाइट से हटा दे अगर इसे अपलोड किया गया है। राव और हरीश राव के वकीलों ने दलील दी है कि न्यायिक आयोग ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और सरकार ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करके मीडिया ट्रायल किया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रामपाल की उम्र और मामले में कुछ संदिग्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया है। रामपाल को 2014 में अपने अनुयायियों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायालय ने रामपाल को किसी भी तरह की भीड़ मानसिकता को बढ़ावा न देने और शांति भंग होने की संभावना वाले किसी भी जमावड़े में भाग न लेने का निर्देश दिया है। रामपाल को किसी भी तरह की भीड़ मानसिकता को बढ़ावा न देने का निर्देश दिया गया है। शांति भंग होने की संभावना वाले किसी भी जमावड़े में भाग न लेने का निर्देश दिया गया है। बेल की शर्तों का उल्लंघन करने पर राज्य बेल रद्द करने के लिए कदम उठा सकता है। रामपाल की उम्र 74 साल होने और उन्होंने 10 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, जिसके कारण सजा निलंबित की गई है। न्यायालय ने कहा है कि मामले में कुछ संदिग्ध पहलू हैं, खासकर मौत के कारण के बारे में। गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संपन्न हुई शादी को भंग नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकार और उपचार नागरिकता या निवास स्थान में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और ऐसी शादियों पर अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय अदालतों के पास है। एक दंपत्ति ने 2008 में अहमदाबाद में शादी की और बाद में ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां पति ने नागरिकता प्राप्त की। 2014 में उनके बीच मतभेद उत्पन्न हुए और पति भारत लौट आया, जबकि पत्नी ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करने के लिए रुकी रही। 2016 में पति ने ऑस्ट्रेलियाई अदालत में तलाक और बाल कस्टडी के लिए आवेदन दायर किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। पत्नी ने इस निर्णय को चुनौती दी और भारत में कई कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि ऑस्ट्रेलियाई तलाक का फैसला शून्य और अमान्य है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर यह माना जाए कि HMA के तहत भारत में हुई शादी विदेशी कानून द्वारा शासित होगी केवल क्योंकि दंपत्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो ये असंगत परिणामों की ओर ले जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह में नागरिकता का कोई प्रासंगिकता नहीं है और शादी HMA द्वारा शासित होगी, भले ही दंपत्ति नया निवास स्थान प्राप्त कर ले। न्यायालय ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति किसी घोषणा के लिए विषय होती है तो केवल पारिवारिक अदालत ही मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र रखती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पारिवारिक अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई अदालत के तलाक के फैसले को यांत्रिक रूप से वैध और अंतिम माना, जो गलत था। गुजरात उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए पारिवारिक अदालत को निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकार और उपचार नागरिकता या निवास स्थान में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारियां बाहरी समितियों को सौंपकर सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल
बुआन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन करके जल निकायों को प्रदूषित कर रही है। एनजीटी ने सीपीसीबी, यूपीपीसीबी और जिला मजिस्ट्रेट की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा करते हुए अपशिष्टों के अवैध निपटान, निर्वहन में कमी और रिकॉर्ड बनाए रखने में विफलता जैसे कई उल्लंघन पाए। फरवरी 2022 में एनजीटी ने कंपनी को दोषी ठहराया और सितंबर 2022 में 18 करोड़ का मुआवजा लगाया। हालांकि कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय और जल अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है, क्योंकि नमूने अनुसूचित तरीके से एकत्र और परीक्षण किए गए हैं। एनजीटी का आदेश रद्द करते हुए जस्टिस बुआन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया, एनजीटी के न्यायिक कार्य समितियों, यहां तक कि विशेषज्ञ समितियों को भी नहीं सौंपे जा सकते। निर्णय एनजीटी के ही होने चाहिए। एनजीटी का गठन कानून के तहत विशेषज्ञ न्यायिक प्राधिकरण के रूप में किया गया। एनजीटी में निहित कार्यों को पूरा करने के लिए समितियों को कार्य सौंपकर उसके कार्यों के निर्वहन को बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, एनजीटी न्यायिक कार्य करता है, इसलिए एनजीटी के लिए यह है और भी जरूरी है कि वे निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करें जो वैधानिक रूप से निर्धारित है, जिसका नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अभिन्न अंग है। वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और प्रशासनिक समितियों की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय लेकर जांच को प्रशासनिक समितियों को सौंपकर इसे और अधिक कठोर नहीं बनाया जा सकता। ये एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर अपील स्वीकार कर ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने सभी की याचिकाएं खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी थी कि यह सिर्फ और सिर्फ दंगों का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां दंगों की साजिश पहले से ही एक भयावह मकसद और सोचे समझे षड्यंत्र के साथ बनाई गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश थी और केवल लंबी कैद जमानत का आधार नहीं हो सकती। फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। शर्जील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं 2022 से हाई कोर्ट में लंबित थीं और समय समय पर विभिन्न पीठों ने इन पर सुनवाई की। अन्य आरोपी अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद भी जमानत के हकदार होने का दावा कर रहे थे। उनके वकीलों ने 5 साल से ज्यादा लंबी हिरासत, ट्रायल में देरी और अन्य सह आरोपियों जैसे देवंगाना खालिदा नताशा नरवाल को जमानत मिलने का हवाला दिया। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पैस ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्य होना या मैसेज ना भेजना अपराध नहीं। खालिद सैफी की वकील रेबेका जॉन ने यूएपीए के दुरुपयोग पर सवाल उठाया, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के तर्कों को मजबूत माना। कहा कि स्पीचेस और मीटिंग से डर का माहौल बना जो सीएए और एनआरसी, बाबरी, ट्रिपल तलाक और कश्मीर जैसे मुद्दों पर आधारित था। ये मामला 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ा है, जहां 18 आरोपी यूएपीए के तहत चार्ज हैं। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी 25 अगस्त 2020 को हुई, जबकि उमर खालिद सितंबर 2020 में पकड़े गए। याचिकाएं 2022 से लंबित थीं। फैसले पर प्रतिक्रिया में आरोपी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.